अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल दी टैलेंट देख रहे हैं और आपको पता है टैलेंट के ऊपर आजकल हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन के सिलसिले में लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। तो हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्टार्ट किया हुआ था, इसका चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 में हम 4 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं और 5th पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। 5th पार्ट आपके पास है कैपिटल गेन्स के बारे में। तो व्हाट इज़ मेंट बाय कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन आपके पास आसान अल्फाज में आपको बता दूं कि आपके पास प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपको नफ़ा आता है, दूसरे अल्फाज में वो कैपिटल गेन होता है। प्रॉपर्टी आपके पास 2 किस्म की होती है, एक मूवेबल और एक इमूवेबल। इमूवेबल आपके पास ये लैंड वगैरह है, ठीक है। इसके ऊपर आपको जो गेन हासिल होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो डिडक्शंस अलाउ थी वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक और किस्म की प्रॉपर्टी के बारे में जो कि मूवेबल है, और वो है आपके पास सिक्योरिटीज़। आज के लेक्चर में हम सिक्योरिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए लॉ की तरफ चलते हैं कि लॉ क्या कहता है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 37A ये आपके पास सिक्योरिटीज़ को डील करता है। तो व्हाट इज़ मेंट बाय सिक्योरिटीज़। सब सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ने के बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे। वो ये है कि आपके पास सेक्शन 37A का सब सेक्शन 1 इसके अकॉर्डिंग गेन अराइजिंग ऑन और आफ्टर 1/7/2010 शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। कहता है कि सिक्योरिटीज़ के ऊपर अगर आप उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो चाहे वो एक साथ कोई आपको कोई गेन हासिल हो जाए या इसके बाद कोई आपके पास जो सिक्योरिटीज़ के ऊपर आपको कोई गेन हासिल हो, तो वो आपके पास एक तो लॉ ये कहता है कि वो चार्जेबल टू टैक्स है, उसके ऊपर टैक्स की शरह होगी। वो रेट्स आगे जाके हम जो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं एक एक्सप्लेनेशन देता चलूँ कि ये सेक्शन दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ बैंकिंग कंपनी एंड एन इंश्योरेंस कंपनी। कहता है कि ना तो ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है और ना ये किसी बैंकिंग कंपनी के लिए होता है, उसके लिए अलग लॉज हैं। फिर इसके बाद अब हम पढ़ें, नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमने ये गेन कैलकुलेशन कैसे करने हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है, गेन इज इक्वल टू A माइनस बी। अब व्हाट इज़ मेंट बाय ए इज़ टोटल कंसिडरेशन, यानी कि जो सिक्योरिटी आपने डिस्पोज ऑफ किया और इसके इवज़ में आपको जो फीडबैक में आपको बैक में जो मनी मिली है वो आपके पास क्या है, अभी ए है। और बी इज़ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी। एक्विजिशन से मुराद जब आपने इसको अक्वायर किया था इस सिक्योरिटी को, तो वो जो वैल्यू वो आपके पास बी है। तो आप फ़रोख्त में से ख़रीद निकाल देंगे तो बाकी आपके पास गेन बच जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे होल्डिंग पीरियड के बारे में। सेक्शन का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक होल्डिंग पीरियड से क्या मुराद है। तो सेक्शन 37A का सब सेक्शन 2 इसके अकॉर्डिंग कहता है कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी 30 जून 2010 को अक्वायर की हो या इससे पहले अक्वायर की हो, तो आपके पास होल्डिंग पीरियड 1 जुलाई 2010 स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद से आपने इसका जो होल्डिंग पीरियड गिनना है, आपने काउंट करना है। चाहे आपके पास वो कोई सिक्योरिटी 2005 की पड़ी हो, 6 की पड़ी हो, 7, 8 की, जब की मर्ज़ी पड़ी हो, आपका होल्डिंग पीरियड 2010 से स्टार्ट होगा। एक तो ये लॉ जो है ना, लॉ के अंदर लॉ की जो सेक्शन 37A का सब सेक्शन 2 है, इसके अंदर होल्डिंग के बारे में बात की गई है। अब हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी के मीन्स के बारे में कि व्हाट इज़ मेंट बाय सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ। तो सेक्शन 37A का सब सेक्शन 3 इसके अंदर सिक्योरिटी की डेफिनेशन दी गई है। कहता है कि सिक्योरिटी मींस शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कोई भी आपके पास है, पब्लिक कंपनी की मैं आपको डेफिनेशन दे दूँ आसान सी, कि ऐसी कंपनी जिसके जो अपने शेयर्स लोगों में कह लें कि वो बेच डालती है और लोग कहते हैं कि आओ हमारे साथ बिज़नेस में हिस्सा लो। तो पाकिस्तान में पब्लिक कंपनीज 3-4 के मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ, वैसे तो बेशुमार हैं। जैसा कि सिविक सेंटर है आपके पास, कॉटन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है आपके पास, अटक रिफाइनरी है आपके पास, इसके अलावा भी सिविल एविएशन अथॉरिटी वगैरह, ये भी आपके पास पब्लिक कंपनीज़ हैं। एक तो इनके शेयर जो हैं वो आपके पास क्या हैं, अभी सिक्योरिटीज़ हैं। फिर इसके बाद वाउचर्स ऑफ PTC। PTC मीन्स आपके पास पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के जो वाउचर्स आपके पास हैं वो भी आपके पास क्या हैं, सिक्योरिटीज़ हैं। फिर इसके बाद मुद्रबा सर्टिफिकेट आपके पास क्या है, ये जो इस्लामिक बैंक जो आपको इशू करते हैं वो भी आपके पास क्या है, एक सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास। फिर इसके बाद
एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रीडीमेबल कैपिटल। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रीडीमेबल कैपिटल से क्या मुराद है? ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कोई भी पब्लिक कंपनी हो या फिर वो आपके पास कोई गवर्नमेंट हो, वो एक पीरियड के लिए इनको जो है ना इशू करती है, एक पीरियड के लिए देती है। तो इनमें आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो है डेट सिक्योरिटीज़ हैं और दूसरी आपके पास यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब मैं डेट सिक्योरिटीज़ की आपके पास डेफिनेशन देने लगा हूँ कि डेट सिक्योरिटीज़ किसे कहते हैं। डेट सिक्योरिटीज़ आपके पास ऐसी सिक्योरिटीज़ होती है, ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो आपके पास कह लें कि कोई भी कंपनी एक लॉन्ग टर्म के लिए जो इशू करती है, ठीक है। और आपके पास ये जो यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये आपके पास स्टॉक एक्सचेंज में डे टू डे जो शेयर्स का लेन देन होता है, ये आपके पास यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेड फंड है। तो ये दोनों आपके पास जो कैपिटल हैं, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल हैं। अब हम आगे नेक्स्ट जाके बात करेंगे डेट सिक्योरिटीज़ के बारे में कि डेट सिक्योरिटीज़ आपके पास अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है। तो डेट सिक्योरिटी को जो सेक्शन 37A का सब सेक्शन 3A ये डील करता है। इसके अकॉर्डिंग डेट सिक्योरिटी मीन्स, ये आगे वो सारी चीज़ें जो डेट सिक्योरिटीज़ में आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? ए, कारपोरेट डेट सिक्योरिटीज़। कारपोरेट डेट सिक्योरिटीज़ में आपके पास ये मैंने 8-10 इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे कारपोरेट डेट सिक्योरिटीज़ हैं, जिनमें सबसे पहले हैं TFCs। TFC क्या होता है आपके पास? TFC होता है आपके पास टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, इनमें क्या, ये आपके पास ये जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, ये आपके पास शॉर्ट टर्म एंड मीडियम फंड्स, ये मीडियम फंड्स या शॉर्ट टर्म फंड्स को जनरेट करने के लिए TFCs इश्यूज़ किए जाते हैं। ये सर्टिफिकेट की कोई भी कंपनी इशू करती है पब्लिक में। फिर इसके बाद आपके पास स्कूक सर्टिफिकेट्स हैं। स्कूक सर्टिफिकेट्स आपके पास ये शरिया बॉन्ड्स होते हैं जो इस्लामिक कह लें कि इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम में जो इशू किए जाते हैं, ये भी आपके पास सिक्योरिटी की एक किस्म है। और सिक्योरिटी में आगे ये कहाँ पे डील होती है? डेट सिक्योरिटीज़ में डील होती है। फिर इसके बाद रजिस्टर्ड बॉन्ड्स हैं, इनका आपको पता ही है। फिर इसके बाद कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स कंपनीज इशू करती हैं, ये आपके कह लें कि अपने पेरोल वगैरह जो है ना, वो कहीं पे किसी पब्लिक को वो कह लें कि वो इशू करती हैं, इनको कमर्शियल पेपर्स हम बोलते हैं। फिर इसके बाद कह सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है PTCs। PTCs आपके पास ये पाकिस्तान टर्म सर्टिफिकेट्स हैं। ये आपके पास कह सकते हैं कि आप ये पाकिस्तानी प्रॉफिट टर्म सर्टिफिकेट्स या पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स, ये आपके पास बेस किसके ऊपर करते हैं? ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, ये भी इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर होते हैं। यहाँ पे मैं तस्हीह कर दूँ, ये आपके पास हैं पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स, जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम में ये जो इशू किए जाते हैं, ये भी आपके पास सिक्योरिटी की, डेट सिक्योरिटी की एक इंस्ट्रूमेंट है। फिर इसके बाद जो सेक्शन 37A का सब सेक्शन 3A की क्लास B के अकॉर्डिंग, ये तो कंपनीज जो इंस्ट्रूमेंट इशू करती हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ी सी जो गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ होती है कि गवर्नमेंट क्या जो है ना, गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। इनमें सबसे पहले आपके पास ट्रेजरी बिल्स आते हैं। ट्रेजरी बिल्स की मैं आपको कह दूं कि ये आपके पास इनकी मैच्योरिटी का जो लेवल है वो 1 ईयर होता है। ये इशू किए जाते हैं ट्रेजरी बिल्स, आपके पास ये सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं और ये 1 साल के अंदर अंदर मैच्योर हो जाते हैं। ये भी पब्लिक को जो है ना कह लेंगे इशू किए जाते हैं। फिर इसके बाद FIBs के आपके पास फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, इनका मैच्योरिटी लेवल 3 से 30 ईयर है। 3 से 30 ईयर के दौरान ये मैच्योर होते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए दिए जाते हैं, फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। फिर इसके बाद PIBs हैं, ये सारे आपके पास डील होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। PIBs क्या हैं? पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, और ये इशू किए जाते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल, 20 साल या 30 साल के लिए, इनके लिए इशू किए जाते हैं। और डिनोमिनेशन, एक जो बॉन्ड की डिनोमिनेशन 1 लाख रुपए होती है,
ठीक है। और आगे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि कितने बॉन्ड इशू करने हैं, फिर उनको नंबर ऑफ़ ईयर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से इनकी डिनोमिनेशन निकालते हैं। फिर इसके बाद आपके पास अगला गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी के ऊपर जो है इशू किए जाते हैं। फिर इसके बाद गवर्नमेंट पेपर्स, आप कोई भी, ये तो आपके समझने के लिए आसान है कि गवर्नमेंट के कोई भी किसी भी जगह के पेपर जो है ना गवर्नमेंट वो एज ए सिक्योरिटी रखवा सकती है। म्यूनसिपल बॉन्ड्स हैं आपके पास, ये भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, इनके जो है ना कह लें कि इनके हेड्स के अंदर जो है ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स है आपके पास। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे भी आपको फंड दरकार हैं, तो आप अपना कोई भी ऑपरेटिव कह लेंगे गवर्नमेंट का कि जो कोई भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी इदारा या गवर्नमेंट का कह सकते हैं जिस तरह से मोटरवे वगैरह, रनवे वगैरह, ठीक है ना, कहते हैं कि हमने ये बनाना है, इसको हमने तामीर करना, और इसके लिए आप कहीं से रकम जो है ना डेट कर लेते हैं और आप उसके जो है ना पेपर वो आप सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवा सकें। जब तक आप इसको यूज़ करें, जब तक आपके अपने पैसे वापस नहीं आ जाते, तब तक यह आपके लिए एक सिक्योरिटी के तौर पर रहेंगे। फिर इसके बाद अच्छा, तो ये तो आपके पास थे, यहाँ तक जो है ना आपके पास ये डेट सिक्योरिटी आपके पास कौन से गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ, यहाँ पे वजाहत करता चलूँ कि अगर आपको सिक्योरिटीज़ में लॉस आ जाए तो फिर आप क्या कहते हैं। सिक्योरिटी में लॉस अगर आपके पास आ जाए 2019 से पहले तो आप उस साल के अंदर किसी और सिक्योरिटी से गेन जो हासिल होगा, किसी और सिक्योरिटी से जो गेन हासिल होगा, आप उसके साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपके पास इन सिक्योरिटीज़ के लिए एडजस्टेबल नहीं है जो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। मेरी बात गौर से सुन लें, अगर किसी सिक्योरिटी में आपको लॉस हो जाता है तो वो लॉस आप एडजस्ट कर सकते हैं 2019 से पहले उन्हीं उसी साल में, लेकिन एडजस्ट कहाँ होंगे, ये किसी और सिक्योरिटी के कैपिटल गेन के इवज़ जो है ना ये आपके पास एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी चार्जेबल टू टैक्स नहीं है तो फिर ये आप लॉस जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन 2019 के बाद आपको पता है कि ये कोविड की वजह से सिचुएशन बदल गई थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने थोड़ी सी छूट दे दी है और ये अरसा गवर्नमेंट ने 3 साल का कर दिया है कि 2019 के बाद अगर आपको कोई लॉस हो जाता है सिक्योरिटीज़ के इवज़, तो आप उसको 3 साल के अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट भी इस तरह से कि आपको कहीं से और गेन आ रहा हो, किसी और सिक्योरिटी से गेन आ रहा हो, तो आप उसको उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ये थी एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं डिडक्शंस के बारे में कि डिडक्शंस ऑफ लॉसेस ये कैसे आपने करनी है। तो इसके बारे में सेक्शन 38 डील करता है। सेक्शन 38 का सब सेक्शन 1 कहता है कि डिडक्शन ऑफ लॉसेस इफ़ गेन इज़ चार्जेबल टू टैक्स। कहता है कि गेन अगर आपके पास चार्जेबल टू टैक्स है तो फिर आप जो है ना वो लॉसेस की डिडक्शन कर सकते हैं। सेक्शन 38 का 2 कहता है डिडक्शन इज़ नॉट अलाउड इफ़ एसेट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि सेक्शन 38 का सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर आपके पास कोई एसेट चार्जेबल टू टैक्स नहीं है तो डिडक्शन आपको अलाउ नहीं है। फिर इसके बाद आपके पास सेक्शन 38 का 3, इसके अकॉर्डिंग आपने लॉस कैसे लेना है। लॉस के लिए फार्मूला A माइनस B। अब ये फार्मूला उलट हो जाएगा इस वाले फार्मूले से। यहाँ पे A से आपके पास क्या मुराद है, अभी A से मुराद आपका ओरिजिनल वैल्यू, जितने में आपने कोई चीज़ एक्वायर की, जितने में कोई सिक्योरिटी एक्वायर की है, ठीक है। और B आपके पास है जो आपको कंसिडरेशन हासिल हुई है जितने में आपने बेची है। तो जो आपने ख़रीद में से आप फ़रोख्त माइनस करेंगे तो आपको लॉस आपका आ जाएगा। सेक्शन 4 जो है ना वो आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह के फार्मूला वहाँ पे है, वो यहाँ पे लायबल नहीं है। लेकिन सेक्शन 38 का सब सेक्शन 5 उसके अकॉर्डिंग कहता है कि ये जो नीचे चीज़ें दी गई हैं ना, इनके ऊपर आपके पास लॉस जो है वो आपके पास रिकॉग्नाइज नहीं है। किन किन चीज़ों के ऊपर आपके पास, ये भी आपके पास देख रहे हैं एक सिक्योरिटी के किस्म है। कोई पेंटिंग है आपके पास, ये पेंटिंग से मुराद है कोई आम पेंटिंग नहीं, ये कह सकते हैं आपके पास कोई असासा हो, किसी कह ले कि कोई नवादर आपके पास हो, कोई स्कल्पचर हो, कोई ड्राइंग हो, कोई ज्वेलरी हो, कोई रेयर मैन्युस्क्रिप्ट हो, कोई रेयर बुक हो, कोई पोस्टेज स्टैम्प्स हो, कोई कॉइन हो या
कोई और एंटीक चीज़ हो, तो इनके ऊपर जो लॉस है ना वो आपके पास कह लें कि वो नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज, इनके ऊपर कोई जो है ना लॉस जो है वो अलाउ नहीं है कि इसको डिडक्ट किया जाए। तो इंशाल्लाह हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हुआ है। आगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। कह लें कि आपके पास हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मेरे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।